गुड मॉर्निंग साथियों, नर्सिंग ए टू जेड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में जिसमें हम आपको पीआर यादव सॉल्व करा रहे हैं, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रूप से सॉल्व करा रहे हैं। पीआर यादव का कौन सा? तो पीआर यादव का सेकेंड वॉल्यूम 5th एडिशन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम है आयुष सिंघल एंड मैं हूँ नर्सिंग ऑफिसर KGMU लखनऊ में, और मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 7th है। इससे पहले 6 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो उनको आप देखें जरूर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आती है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आती है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आती है, आप कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, तो बेझिझक होकर आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालें और अपनी जो भी तैयारी है उसको बिल्कुल बिना रुके और नर्सिंग ऑफिसर का जो बनने का सपना है उसको बिल्कुल साकार कीजिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है डिसेबिलिटी लिमिटेशंस एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। तो जितना हम कर पाएंगे क्वेश्चंस, 1 घंटे का क्लास होती है ये, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीख पाते हैं हम इस क्लास में। तो बिल्कुल पूरी क्लास लीजिएगा। जो बच्चे रिवीजन के पर्पज से ले रहे हैं, एक बार फिर बता दूं, उनको 2x में क्लास लेनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। ठीक है, चलिए थोड़ा मोटिवेशन हो जाए, मॉर्निंग का जो मोटिवेशन होता है वो हो जाए। तो मॉर्निंग का मोटिवेशन आज का है फाइंड अ वे नॉट एन एक्सक्यूज। तो बच्चे, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, एक एक्सक्यूज ना ढूंढिए। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे आते हैं जो मिलते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अभी यूजी में है। ठीक है, वो बोलते हैं कि सर हमको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, क्योंकि कॉलेज वाले, देखो हम भी एक इस फेज से निकले हुए हैं। जो बच्चे यूजी कर रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हर बच्चा इस फेज में होता है, जब कॉलेज में होता है, कि उसको टाइम नहीं मिल पाता, असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। नर्सिंग में बहुत काम है। ठीक है, क्लिनिकल ड्यूटीज पूरी करनी है आपको, फिर पढ़ाई भी करनी है अपने, फिर आपके अब तो सेमेस्टर हो गया, तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम जो है वो देने होते हैं, तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन बच्चे, एक बात याद रखो कि आपको एक अपना सपना पूरा करना है, आपको एक कंपटीशन देना है। ठीक है, आगे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, उसके लिए आपको अभी से तैयारी चालू करनी पड़ेगी। आप कोई भी स्टेज में हो यूजी की, आपको 1 या 2 घंटे अपने प्रिसाइजली निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, और 1 या 2 घंटे निकाल निकाल के अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, आपको बस ये पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, आपको कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम के। तो इतना आप बस पता करके रखोगे, जब आप निकलोगे ना एग्जाम देने के लिए, जब आप उसमें आओगे रेस में, तो आप सबसे पीछे नहीं रहोगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो एक वे निकालिए, एक कहीं ना कहीं से 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे दीजिए और बेसिक्स आपके क्लियर करते जाइए। ठीक है, तभी हमने उन्हीं जो बच्चों को टारगेट करके ये जो है सेशन हमने चालू किया है। ठीक है, बाकी जो बच्चे रिवाइज करना चाह रहे हैं वो भी इसको ले सकते हैं, 2x स्पीड में ले लेकिन। ठीक है, तो बच्चे फाइंड अ वे नॉट एन एक्सक्यूज। एक्सक्यूज ना दीजिए। देखो, एक्सक्यूज वो अपने आप को आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आपको पता होता है कि आपने 2 घंटे कहाँ बिगाड़े जो मैं पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकता था, तो करिए वो चीजें। ठीक है, तो इसी नोट से, इसी कोड से हम चालू करते हैं आपका आज का जो सेशन है हमारा, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है 192, एग्जांपल दैट मोस्ट क्लोजली डिफाइंड डिसेबिलिटीज। तो बच्चे पहले पता होना चाहिए डिसेबिलिटी क्या होती है, डिजीज क्या होती है। तो एक डिजीज का साइकिल होता है जो डिजीज से डिसेबिलिटी तक या हैंडीकैप तक जाता है, उसको हम देखें तो सबसे पहले उस साइकिल में आती है डिजीज, या डिजीज को हम बोल सकते हैं इंजरी। जो इंजरी होती है उसकी वजह से इम्पेयरमेंट होता है। अब देखो, हम इनको समझाएंगे, सारे को समझाएंगे। इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट के बाद आता है हमारा डिसएबिलिटी, और डिसएबिलिटी के बाद आती है हमारी हैंडीकैप। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हैंडीकैप आता है। उसके बाद हम बात करें डिजीज की। तो डिजीज हुई, इंजरी हुई, जैसे एक एग्जांपल लें कि हमको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या थी? एक डिजीज थी, एक इंजरी थी। ठीक है, हमको कोई डिजीज हो गई, लाइक कैंसर हो गया, बर्न हो गया, ये सारी एक डिजीज है, एक इंजरी है। इसकी वजह से इम्पेयरमेंट होता है। अब व्हाट इज द इम्पेयरमेंट? तो इम्पेयरमेंट अगर हम देखें तो इम्पेयरमेंट को हम बोल सकते हैं कि बॉडी फंक्शंस या स्ट्रक्चर्स में कोई चेंज होना, कोई एबनॉर्मलिटी होना। तो हम ये लिख सकते हैं एनी, अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं आप, एनी चेंज और एबनॉर्मलिटी इन अ बॉडी पार्ट। ठीक है, एक बॉडी के पार्ट में या बॉडी के पार्ट में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो गई, कोई भी चेंज हुआ।
ठीक है, चेंज कैसा, नेगेटिव चेंज हुआ तो वो क्या होगा, इम्पेयरमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, आपने सुना होगा क्या कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट, ये सुना है ना आपने विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो अब देख नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। या फिर हम बात करें कि लॉस ऑफ अ लिम्ब, ठीक है, तो लिम्ब लॉस करना वो एक इम्पेयरमेंट है, बॉडी जो पार्ट है उसका लिम्ब जो है वो क्या हो गया, उसमें एबनॉर्मलिटी हो गई। ठीक है, उसके अलावा मेंटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, मेंटल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, इसी तरह से हम डिसेबिलिटी को समझते हैं कि व्हाट इज डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी मतलब इनएबिलिटी, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एबल नहीं है वो किसी चीज को करने के। तो इनएबिलिटी क्या, इनएबिलिटी इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, परफॉर्म अ टास्क इन अ नॉर्मल वे। ठीक है, इन अ नॉर्मल वे, तो नॉर्मल वे में वो एक टास्क को नहीं कर पाता, जो एक नॉर्मल पर्सन कर पाता है वो उस टास्क को ऐसे नहीं कर पाता। जैसे कि नॉर्मल पर्सन अच्छे से वॉक कर सकता है, लेकिन एक डिसेबल पर्सन होता है जिसने अपना फुट लॉस कर दिया है, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से वॉक नहीं कर पाएगा, नॉर्मली वे में वॉक नहीं कर पाएगा, तो वो क्या है, इनएबिलिटी है उसकी। चलो ठीक है, उसके बाद आता है हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या होता है, तो बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी, बिकॉज ऑफ दिस इनएबिलिटी, बिकॉज ऑफ दिस डिसएबिलिटी, जो पर्सन है उसको एक डिसएडवांटेज होता है। क्या डिसएडवांटेज होता है कि उसकी जो सोसाइटी है, जो सोशल लाइफ है ना उसकी, उसमें चेंज आ जाता है, उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो बच्चे क्या हुआ हैंडीकैपनेस, हैंडीकैप को आप समझिएगा डिसेबिलिटी से कैसे अलग है, कि डिसेबिलिटी इनएबिलिटी है, लेकिन हैंडीकैप एक डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज है जिससे लिमिटेशंस पैदा होती हैं, इन अ सोशल स्टिग्मा पैदा होता है। तो लिमिटेशंस होती हैं जिससे क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं जो लिमिट करती हैं पर्सन को उसकी लाइफ में। ठीक है, लिमिटेशंस इन लाइफ, इन सोसाइटी, ठीक है, इन सोसाइटी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे समझते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एग्जांपल, कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है किसी पर्सन का, मतलब एक उसको डिजीज या इंजरी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं उसके बाद उसका लिम्ब जो है एक लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ अ लिम्ब हो जाता है उसको, मतलब उसने पैर खो दिया, मान लो अब पैर खो दिया, तो ये क्या है बच्चे, इम्पेयरमेंट है। ठीक है, ये समझ में आया। फिर आती है डिसेबिलिटी की बात। तो डिसेबिलिटी कैसे होगी, तो उस लिम्ब लॉस करने की वजह से वो वॉक नहीं कर पाता इन अ नॉर्मल वे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसेबिलिटी। उसके बाद क्या होगा, डिसेबिलिटी हो गई, अब पर्सन जो है हैंडीकैप हो जाएगा। हैंडीकैप क्यों होगा, क्योंकि अब वो वॉक नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है, तो जहां पर वो काम कर रहा होगा वहां से उसको क्या करेंगे, काम से निकाल दिया मान लो, और निकाल दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट मिला उसको, मतलब एक सोशली उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, सोशली उसको डिसएडवांटेज हुआ, इसको ही हमने क्या बोला, हैंडीकैपनेस बोला। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो एग्जांपल द मोस्ट क्लोजली डिफाइंड डिसेबिलिटी इज, तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, तो देखो इंजरी टू अ लिम्ब इज अ इंजरी, इज अ इंजरी, और इंजरी नहीं बोलेंगे तो डिजीज बोलो, इज अ डिजीज। लॉस ऑफ अ लिम्ब क्या है बच्चे, इम्पेयरमेंट है, क्या है बच्चे, इम्पेयरमेंट है। और इनएबिलिटी टू वॉक क्या है, इट इज अ डिसएबिलिटी, तो इसने यही पूछा है डिसएबिलिटी क्या है, तो ये आंसर जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से सोशली उसको क्या करना है, सोशली उसको लिमिट कर देना है, एक डिसएडवांटेज है, इसीलिए उसको हैंडीकैप हम बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है, दोबारा आपको अगली क्लास में समझाया जाएगा। उसके बाद है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीडिंग टू डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप इज। तो हम बात करें कि क्या होता है करेक्ट सीक्वेंस, तो देखो क्या डिजीज होती है, बिल्कुल, उसके बाद होता है इम्पेयरमेंट, अभी बताया था ना इम्पेयरमेंट होता है, बिल्कुल, उसके बाद आता है डिसेबिलिटी आती है, उसके बाद आता है हैंडीकैप आता है। ठीक है, तो देखो कौन सा आंसर सही है, क्या इम्पेयरमेंट डिजीज, ये गलत आंसर है, डिजीज डिसेबिलिटी गलत आंसर है, डिजीज इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप बिल्कुल सही, तो सी इसका आंसर होगा, डिसेबिलिटी डिजीज हैंडीकैप इम्पेयरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो पहले से रिलेटेड था। द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्ले द एक्सपेक्टेड रोल इन सोसाइटी इज टर्म्ड एज, तो बच्चे पर्सन सोसाइटी में एक्सपेक्टेड रोल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो किस पे डिपेंड, वो अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, वो हैंडीकैप होगा, डिसेबल नहीं होगा। डिसेबल होता है कि नॉर्मल वे में एक काम को ना कर पाना,
जबकि अगर सोसाइटी की बात होती है कि ना सोसाइटी वो पर्सन को डिसएडवांटेज होता है, एक लिमिटेशंस मिलती है, बिकॉज किसकी वजह से, उसकी डिसेबिलिटी की वजह से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते थे हैंडीकैप। तो जहां पर आए सोसाइटी की बात, जहां पर आए कि उस पर्सन की लिमिटेशंस की बात, डिसएडवांटेज की बात, हम क्या लगाएंगे, हैंडीकैप लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हैंडीकैप जाएगा, तो ये बात याद रखना। द रेस्ट्रिक्शन or lack of ability to perform an activity within normal range of by human being is referred to। बिल्कुल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन इन्होंने उठा के दे दी कि लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, ना जो नॉर्मल वे में एक्टिविटी हो सकती थी, ठीक है, जो नॉर्मल वे में एक्टिविटी उससे इनएबिलिटी अगर हो जाती है, लैक हो जाती है एबिलिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे, नहीं निकलेंगे, पेपर में बिल्कुल रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू WHO, डिफिकल्टी इन सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा है तो हमने एक WHO की गाइडलाइन आपके लिए पढ़ाते हैं कि WHO ने डिसेबिलिटी को जब डिस्क्राइब किया तो उसने 3 डायमेंशंस बताए। तो हम बताएं अगर कि WHO ने जब डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब किया तो उसने क्या बताया, 3 डायमेंशंस होते हैं, ये बताया। कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, तो बच्चे पहला डायमेंशन होता है इसका बॉडी फंक्शन। क्या होता है, बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर इम्पेयरमेंट। क्या होता है, इम्पेयरमेंट। तो कुल मिला के आप इम्पेयरमेंट भी याद रख सकते हैं। अब होता क्या है इम्पेयरमेंट, आपको पता है क्या होता है, कोई भी डैमेज हो, एबनॉर्मलिटी हो एक बॉडी पार्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट बोलेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि बॉडी के फंक्शंस में या स्ट्रक्चर्स में कोई भी एबनॉर्मलिटीज होना, कोई भी इम्पेयरमेंट जो है वो डिसेबिलिटी का क्या होता है, एक डायमेंशन है कि डिसेबिलिटी कब होगी, जब इम्पेयरमेंट होगा। सेकेंड डायमेंशन है एक्टिविटीज। क्या है बच्चे, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को हम बोल सकते हैं एक्टिविटी लिमिटेशन, मतलब कि एक्टिविटी लिमिटेशन हो गया है। क्या हो गया है, एक्टिविटी लिमिटेशन हो गया। अब ये क्या होता है, तो एक्टिविटी लिमिटेशन मतलब ट्रबल वॉकिंग, डिफिकल्टी इन सीइंग, कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी। ठीक है, तो एक्टिविटी नहीं कर पा रही है, मतलब लिमिटेशन हो गया एक्टिविटी का, तो ये हो गया एक डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन जो बच्चे होता है वो होता है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन मतलब पर्सन इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा है अपनी सोशल लाइफ में, या इन्वॉल्वमेंट कम हो गया उसकी सोशल लाइफ में। ठीक है, जैसे स्कूल से निकाल देना। ठीक है, मान लो किसी की मेंटल कंडीशन हुई कुछ, तो स्कूल से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, एम्प्लॉयमेंट उससे छीन लिया गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या कोई भी सोशल एक्टिविटी जिसमें उसको पार्टिसिपेट ना कराया गया, जो हैंडीकैप की हमने डेफिनेशन बताई थी आपको। तो ये तीनों ही डायमेंशंस होते हैं किसके, डिसेबिलिटी के, अकॉर्डिंग टू WHO। अब ये किस में आता है कि डिफिकल्टी इन सीइंग और ये सब, तो ये आता है एक्टिविटी लिमिटेशन में, जैसा आपको बताया। तो इसका आंसर एक्टिविटी लिमिटेशन जाएगा, ना कि इम्पेयरमेंट, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन और हाइपर एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होता नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि इसमें से बताइए कौन सा WHO की डिसेबिलिटी की डायमेंशंस में नहीं आता है, तो आंसर हाइपर एक्टिव पार्टिसिपेशन चला जाता। तो ये याद रखना कि 3 जो है डायमेंशंस होती हैं WHO के अनुसार डिसेबिलिटी की, जो होती है इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, चलिए, द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कंटेस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इज। तो जब डेली आया है तो हमको कुछ चीजें समझानी पड़ती हैं। क्या समझानी पड़ेंगी, डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। तो देखो, डिसेबिलिटी को मापने के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो हेल्थ इंडिकेटर्स हम आगे भी पढ़ेंगे। हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे MMR आपने पढ़ी होगी, ठीक है, क्या होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पढ़ी होगी, तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होते हैं। इसी तरह से मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन डिसेबिलिटी के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, डिसेबिलिटी को मापने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो इसी तरह से हम बात करेंगे डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स की कि कौन कौन से होते हैं। तो सारों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। पहला होता है आपका हेल। हेल होता है, देखो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, और ज्यादातर नोट सेट में यही इसी टॉपिक से, ये टॉपिक है, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं,
या फिर आप बोलो जो बायोस्टैटिस्टिक्स का टॉपिक होता है जो रिसर्च से थोड़ा रिलेटेड होता है, ठीक है, वो वाला टॉपिक हो गया, या डेमोग्राफी वाला टॉपिक। तो इनसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ना कि आजकल जो वो डिजीज वाले पोर्शन है उनसे कम क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखना हेल है। हेल क्या होता है बच्चे? हेल्थ की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो समझिए क्या होता है। देखो हेल जो है, पहली बात तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, दूसरा आप समझिए आइडियल इंडिकेटर होता है। अब होता क्या है ये समझ लीजिए। होता है ईयर्स इन फुल हेल्थ दैट अ न्यूबॉर्न एक्सपेक्ट टू लिव बेस्ड ऑन करंट रेट ऑफ इल हेल्थ मॉर्टेलिटी। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, या फिर इसका मतलब हो गया। तो देखो अब मैं हम कुछ समझाते हैं। तो ईयर्स इन फुल हेल्थ दैट चलो ईयर्स इन फुल हेल्थ ही समझिए। तो जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा हुआ तो हम देखते हैं उसका हेल इंडिकेटर क्या होगा। तो हेल इंडिकेटर कम्युनिटी के हिसाब से, एक देश के हिसाब से हम कैसे देखेंगे कि जब वो बच्चा पैदा हुआ है उस कम्युनिटी में, तो उस कम्युनिटी में उसका हेल इंडिकेटर क्या है, मतलब उसको कितने ऐसे साल मिलेंगे जिसमें उसके पास फुल हेल्थ होगी, मतलब डिसेबिलिटी फ्री जो है ईयर्स उसको कितने मिलेंगे। तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव इंडिकेटर बोल रहे हैं। इसमें हमने ये बात नहीं की कि कितने डिसेबिलिटी में चले जाएंगे ईयर, इसमें हमने बात की कितने फुल ईयर मिलेंगे जो फुल हेल्दी रहेगा जिनमें बच्चा, ठीक है। और वो किस आधार पे देखेंगे, अभी की जो रेट्स चल रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई न्यूबॉर्न पैदा हुआ तो तब की जो रेट्स चल रही है मोर्टिलिटी की, हेल्थ की, तब के आधार पे हम देखेंगे कि उसको कितने ईयर्स फुल हेल्थ के मिलेंगे, और वही होगा आपका हेल, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। क्वेश्चन बनता है हेल की फुल फॉर्म से, क्वेश्चन बनता है ईयर्स इन फुल हेल्थ किसमें देखते हैं, तो देखते हैं हम हेल में। पॉजिटिव इंडिकेटर है बिल्कुल, और आइडियल इंडिकेटर है, तो ये देखना है आपको। उसके बाद है कॉली, QUALY। देखो सबसे वही क्वेश्चन किससे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इसकी फुल फॉर्म से। तो फुल फॉर्म होती है इसकी क्वालिटी, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ठीक है, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। अब क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर क्या होता है, तो देखो बच्चे कुछ इंटरवेंशंस होते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कैंसर के उपचार के लिए कोई एक नया इंटरवेंशन आया, ठीक है, एक नया उपचार आ गया कैंसर के लिए कि हम ना ऐसा करेंगे तो कैंसर जो है ठीक हो जाए। तो हम उस उपचार का कॉली देखते हैं। कॉली कैसे, कॉली में क्या देखते हैं कि उस मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का आया, ठीक है। अब उस 1 लाख रुपए से कितने ईयर्स का फायदा हो रहा है। 1 लाख रुपए से हो सकता है अगर 10 दिन ही बच रहा है आदमी तो उससे कोई फायदा है नहीं। क्या 1 लाख रुपए से उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें कितना सुधार हो रहा है, ठीक है। तो हम वैल्यू ऑफ फॉर मनी फॉर अ मेडिकल इंटरवेंशन जो है चेक करते हैं विद द कॉली, ठीक है। तो एक मान लीजिए, तो किसी भी अगर आर्टिकल है उसकी कॉली 1 कब होगी, कि जब उस जो आर्टिकल है उससे 1 ईयर परफेक्ट हेल्थ का हमारे गेन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं एक इंटरवेंशन लेके आया और उस इंटरवेंशन से 1 ईयर जो है बढ़ जाता है मेरी हेल्थ में, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, तो उसका कॉली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। तो क्या है ये एक तरह से, तो एक तरह से मनी से रिलेटेड होता है। एक तरह से कैसा है कि अगर हम बात करें तो ये किस काम आता है, तो यूज टू असेसिंग, ठीक है, ये असेस करने के काम आता है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू द सॉरी द वैल्यू ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी ऑफ अ मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद और बात करते हैं, तो उसके बाद बात करते हैं हम डेली की, ठीक है। तो एक आती है डेली, डेली क्या होती है, DALY होती है। अब डेली की फुल फॉर्म देखें तो डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बताती है, तो बच्चे पहली बात तो ये नेगेटिव है, और दूसरी बात ये कि डिजीज के बर्डन को बताती है। क्या बताती है, डिजीज के बर्डन को बताती है। क्या ये क्या बताती है कि कितने ईयर लॉस हुए ड्यू टू डिसेबिलिटी,
या ड्यू टू अ इल मतलब इल हेल्थ बोल दो या फिर डिजीज की वजह से कितने ईयर्स हमारे लॉस्ट हो गए। तो हेल क्या बताता था कि कितने फुल हेल्थ के ईयर हमको मिले, ठीक है, यही तो बताता था कि ईयर्स इन फुल हेल्थ। और ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ ईयर्स जो लॉस्ट हो गए। क्यों लॉस्ट हो गए? ड्यू टू डिसेबिलिटी लॉस्ट हो गए, तो ये बताता है। अच्छा, डेली का हमें और थोड़ा पढ़ना है तो डेली को हम पढ़ सकते हैं। ये डेली होता है ईयर लॉस्ट लाइफ प्लस YLD, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि कितने लाइफ से ईयर लॉस हुए, कितने डिजीज से ईयर लॉस हुए। तो ये सब अपने को याद रखना है किसके लिए? ये सब अपने को याद रखना है फॉर द डेली, ठीक है। तो कितने हमारे ईयर जो है डिसेबिलिटी की वजह से जो है गए हैं, कितने ईयर हमारे लॉस्ट लाइफ की वजह से गए हैं, ठीक है। बस ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। दूसरा ये याद रख लो कि वन डेली क्या होता है। तो वन डेली क्या होता है? तो वन डेली होता है 1 ईयर ऑफ हेल्थ लाइफ लॉस्ट, ठीक है। तो ये शायद आपसे क्वेश्चन जो है डेली के बारे में पूछ ले। बाकी डेली के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा है अब तक, तो देखें तो डेली के बारे में पूछा है द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो फुल फॉर्म हम बात करेंगे क्या होता है। तो फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बच्चे? डी आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद सलीवान इंडेक्स। हाँ, तो हमने फोर्थ की बात की थी और फोर्थ होता है आपका सुलिवान इंडेक्स। सुलिवान इंडेक्स, और सुलिवान इंडेक्स को और क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं हम DFLE। DFLE क्या होता है? डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेशन, या क्या होगा, एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हम बोल सकते हैं कि ईयर्स फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी। तो ईयर्स फ्री फ्रॉम डिसएबिलिटी, तो डिसएबिलिटी से फ्री ईयर्स, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी माइनस कर देंगे हम क्या, उसमें से डेली, तो हमारी क्या आ जाएगा? सलीबान इंडेक्स आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव सेंस इंडिकेटर होता है। तो सलीबान इंडेक्स क्या बताता है? सलीबान इंडेक्स बताता है डिसेबिलिटी को बताता है? नहीं, डिसेबिलिटी को कौन बताता है? डेली बताता है। लाइफ ईयर एडजस्टेड विद डिसेबिलिटी, ये कौन बताता है? ये डेली बताता है, ठीक है। मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एडजस्टेड विदाउट डिसेबिलिटी और फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, बिल्कुल सलीवान इंडेक्स बताता है। और मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी नहीं बताता, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेटर समझ में आ गए होंगे। आगे चलें। आगे है सोशल स्टिग्मा इज फेल्ट और अज्यूम्ड इन द केस ऑफ डिसेबिलिटी बाय कम्युनिटी ब्रिंग्स, ठीक है। तो कम्युनिटी ब्रिंग क्या? आइसोलेशन। तो देखो देखो कभी कभी क्या होता है, सोशल स्टिग्मा होता है बिकॉज ऑफ अ डिसेबिलिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विजुअली इंपेयरमेंट हो गया, ठीक है, किसी को, तो उसको ना सोसाइटी से डर लगने लग जाता है, ठीक है। तो सोशल स्टिग्मा आ जाता है, और सोशल स्टिग्मा जो है उसकी वजह से वो क्या रहेगा, वो अलग अलग रहना चालू कर देगा। सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? लाइक अ डिप्रेशन जो है उसमें आ जाता है, ठीक है। पर्सन जो है बिल्कुल सोसाइटी से कटा कटा रहने लगता है। उसमें बिटरनेस आ जाती है, हर किसी से चिढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है हर कोई उसके लिए सिंपैथी दिखा रहा है, क्योंकि उसकी आंखें नहीं है। तो ऐसी जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन होते हैं उसमें आइसोलेशन, सीरियस प्रॉब्लम एंड बिटरनेस, ये सारे ही जो है ट्रेस जो है दिखने लग जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, ऐसे अगर पेशेंट्स हैं आपके पास आते हैं कभी, तो उनको बहुत प्यार से हैंडल करना होता है, उनको बहुत केयर से हैंडल करना होता है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए आप ओवर कर रहे हो, और ना ही ऐसा लगना चाहिए क्योंकि केयर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। चलिए, और किसी के लिए सोशल स्टिग्मा का कारण भी नहीं बनना है अपने को। मान लीजिए कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है, तो बच्चे ये ध्यान रखना है कि उसके सामने आप हंस गए, ये कर दिया, तो ये जो है प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, ठीक है। तो आपको अपना जो है मेंटेन रखना होता है कि आपको पता है HIV और भी कारणों से होता है, केवल एक ही कारण नहीं है HIV होने के या ऐसी कोई डिजीज होने के, ठीक है। हो सकता है उसको कोई यूज सिरिंज से प्रिक कर दिया हो किसी ने, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं फॉर दिस डिजीज, दिस टाइप ऑफ डिजीज। तो हमको ये ध्यान रखना है किसी की हम जिंदगी खराब ना कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है ना उसमें हम जिंदगी बचा रहे हैं, ना कि खराब करनी है अपने को, ठीक है। चलिए, एज पर द गेजेटेड guidelines for assessment of person with disability, which tools is used to assess mental disability for purpose of certification। तो देखो बच्चे, जो हमारा जैसे इंडिया है, इंडिया में अगर हम बात करेंगे
तो इंडिया में भी जैसे बहुत तरह की डिसेबिलिटी होती है, उसके लिए क्या होगा, डिसेबिलिटी के लिए एक बोर्ड बनाया होगा, ठीक है, उसके लिए थोड़े एक्ट बनाए होंगे, ठीक है। अब जो एक्ट बनाए हैं, तो एक एक्ट बनाया है, कौन सा, एक एक्ट बना है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज देते हैं, ठीक है, उनको एडवांटेज देते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि हमको ये करना होता है कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए एक स्केल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हर एक की डिसेबिलिटी अलग स्केल पे आएगी, ठीक है, अलग लेवल की होगी, तो उसी आधार पर उनको पक्ष भी दिए जाएंगे। तो इसी तरह से हमको क्या करना होता है, कोई स्केल यूज करना होता है। अब स्केल कौन सा यूज करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, फॉर द मेंटल हेल्थ। तो देखिए ये भी देखिए मेंटल डिसेबिलिटी के लिए, तो ये आपको याद रखना है कि उसके लिए यूज करते हैं IDEAS, आइडियाज। क्या आइडियाज, आइडियाज क्या होता है, आइडियाज होता है इंडियन डिसेबिलिटी इवेल्युएशन एंड असेसमेंट स्केल। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, अब ये किसी को पता नहीं होता, तो ये क्वेश्चंस कम्युनिटी में जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो पूछा है नहीं पूछे क्या पता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के भी नहीं होते अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन अगर आया है प्रीवियस ईयर, तो अब अगर ये भविष्य में क्वेश्चन आता है तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना। आईडीएस, आईडीएस क्या होता है, तो इंडियन डिसेबिलिटी इवेल्युएशन एंड असेसमेंट स्केल होता है, ठीक है। अब ये जब आ गया है तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी ना 5 डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी डायमेंशन होती है ये भी याद रखना। तो एक होती है बच्चे सेल्फ केयर, ठीक है, क्या वो सेल्फ केयर कर पा रहा है, एक होती है वर्क, क्या वो वर्क कर पा रहा है, एक होती है इंटर पर्सनल एक्टिविटीज, क्या है इंटरपर्सनल एक्टिविटीज जो है वो कर पा रहा है, एक होता है कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो एक तरह से दिमाग में थोड़ा सा रखना, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है क्या, ड्यूरेशन की, डिजीज की या डिसेबिलिटी जो है वो किस डिजीज की वजह से हुई है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, हम तय करते हैं कि उसको कितना डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ये एक चीज हो गई। दूसरा इसमें एक चीज और समझ सकते हैं कि ये कौन इशू करता है, तो ये स्केल किसने बनाया, तो ये बनाया इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने बनाया। तो ये क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए गए। चलिए 201 प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ नीड्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है कि हर टाइप की हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको इंटीग्रेटेड बोलेंगे, इसको कॉम्प्रहेंसिव बोलेंगे, इसको होलिस्टिक बोलेंगे, एविडेंस बेस्ड बोलेंगे। तो देखो एक तो हम हटा लेते हैं, एविडेंस बेस्ड तो होती नहीं है। एविडेंस बेस्ड क्या होता है कि पुरानी कोई जो है क्या हुआ, कोई डिजीज के लिए हमने कोई इंटरवेंशन यूज किया, उसके आधार पर हमने दोबारा उसको यूज किया, तो ये एविडेंस बेस्ड तो ऐसे हो गई, ठीक है, कि किसी पुरानी थ्योरी को लेके, किसी पुरानी हम बात करें कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको लेके हमने क्या किया, दोबारा उसको अप्लाई करना, वो तो एविडेंस बेस्ड केयर हो गई। लेकिन इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक, ये तीनों एक से वर्ड है। तो इनमें कैसे अंतर आप समझ सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बच्चे कि इंटीग्रेटेड का मतलब होगा कि जैसे डायग्नोस्टिक, ठीक है, जैसे इसमें बोला ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ नीड्स इज कॉल्ड, लेकिन जैसे इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, हमने डायग्नोस्टिक केयर भी देखी है ना। तो इंटीग्रेटेड केयर का मतलब है कि हम बात करें क्योर भी करना है उसका, डायग्नोस भी करना है उसको, ठीक है, उस और वो सारी केयर जो है मिला के अपन बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड केयर, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड केयर जो है वो ऑल टाइप्स की जो हेल्थ नीड्स है उसको जो बात करें तो केटर नहीं करती है। तो ये बात तो आप याद रखना कि इंटीग्रेटेड केयर जो है ऑल टाइप्स की जो बात करें हेल्थ नीड है उनको केटर नहीं करती है। हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड केयर का मतलब हो सकता है कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, सारे जो नर्सिंग केयर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक साथ हम लेके आए, ठीक है। जैसे कि क्या, कि जैसे कि डायग्नोसिस, जैसे कि ट्रीटमेंट, केयर, रिहेबिलिटेशन, हेल्थ प्रमोशंस, तो इन सबको तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हो जाता है, एक ब्रॉड टॉपिक हो जाता है बहुत। अब उसमें आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है और हॉलिस्टिक क्या है, ठीक है, तो दो चीजें आ जाती हैं। तो बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक में अंतर इतना ही होता है, कॉम्प्रिहेंसिव में भी हम ऑल टाइप की हेल्थ नीड्स को
जो है हेल्थ नीड्स को फोकस करके नर्सिंग केयर देते हैं, लेकिन वो जो हेल्थ नीड्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है, जबकि हॉलिस्टिक में वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है कि हम बात करेंगे, अगर हम कॉम्प्रहेंसिव का मीनिंग समझेंगे तो उसमें भी हॉलिस्टिक आता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हॉलिस्टिक जो केयर होता है वो भी एक पार्ट होता है किसका, कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर का। तो इसमें कहीं आंसर हॉलिस्टिक लिखा है, कहीं आंसर कॉम्प्रहेंसिव लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा, हॉलिस्टिक केयर होगा। क्या होगा, हॉलिस्टिक केयर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हॉलिस्टिक केयर क्या होती है, तो हॉलिस्टिक केयर का मतलब होता है कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना जिसमें हर टाइप की हेल्थ नीड जो है उसको हम कैटर करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, ठीक है। और वो आपस में क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड होंगी सारी नीड्स, ठीक है, तब हम उसको हॉलिस्टिक केयर देंगे। लेकिन अगर वो इंटरकनेक्शन नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्रहेंसिव केयर बोलेंगे, ठीक है, इतना आप समझना। चलो, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर इंक्लूड न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल, स्पिरिचुअल। तो सारी मैंने बोली कि फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, ठीक है, साइकोलॉजिकल, सारी जो है नीड्स होती हैं इसमें। तो इसमें जो क्या आएगा ऑप्शन 1 2 3 सारा आ जाएगा, तो 202 का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब बात करें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में, तो देखो वो हमने पढ़ लिया है कैसा, एपिडेमियोलॉजी हमने पढ़ी थी। एपिडेमियोलॉजी हमने कहाँ पढ़ी थी, पहली क्लास में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने, एक वैज्ञानिक का नाम भी पढ़ा था जिसको बोलते हैं मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का फादर, कौन सा, जॉन स्नो। तो जॉन स्नो पढ़ा था, याद आया कोलेरा के बारे में कुछ याद आया, जिन्होंने नहीं देखी है उनको तो नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने देखी है उनको याद होगा कि जॉन स्नो, जिसको हमने बोला था फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि उसने कोलेरा और कंटामिनेटेड वाटर के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। तो हमने बोला था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आएगा, वहां पे आपको पढ़ाएंगे क्या होता है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है वो समझिए। एपिडेमियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन and determinants of disease, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमको देखनी है कि जो कोई डिजीज है उसका टाइम, प्लेस, पर्सन से क्या प्रभाव पड़ता है, डिटर्मिनेंट से क्या प्रभाव पड़ता है उसके, ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं उस डिजीज के लिए, ठीक है। तो ये सब हमको देखना पड़ता है। तो ये क्या हो गई, एपिडेमियोलॉजी हो गई। अब बात करें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में, तो देखो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है एक ट्रायड है, और ट्रायड किसके बीच में है, एक एजेंट के बीच में है, एक होस्ट के बीच में है, और एक एनवायरमेंट के बीच में है, ठीक है, ये याद रखें। अब एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट में आपस में जब इंटरेक्शन होती है तभी क्या होता है, एक डिजीज कॉज होती है। तो इनमें आपस में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा। तो देखो इसमें अगर इंटरेक्शन होगा तो ये जोन बनेगा। अच्छा एक मिनट रुकिए, तो ये जो जोन बना, ये जोन क्या होगा, ये जोन है डिजीज, ठीक है, कि जहां पर एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट मिलेंगे वहीं पे डिजीज जो है वो कॉज हो जाएगी, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड हो गया। तो देखो क्वेश्चंस, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मींस इंटरेक्शन, तो किसमें इंटरेक्शन होता है बच्चे, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट में। तो इसका एक एग्जांपल देखें, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम आपने सुना है, क्या है, मलेरिया का क्या है, परजीवी है, ठीक है, एजेंट है मलेरिया का, ये बोल सकते हैं एजेंट है मलेरिया का। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से क्या हो रही है, मलेरिया डिजीज हो रही है। क्या केवल प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से वो होगी, नहीं, उसके लिए होस्ट भी होना चाहिए ना, वो हमारे अंदर भी तो होना चाहिए, तभी तो हमको मलेरिया के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए एक होस्ट हैं, हाँ है। लेकिन मच्छर, आपने सुना होगा कि वो एक मादा एनाफ्लीज जो होती है, मॉस्किटो जो होती है उसके अंदर होता है, तो वो भी उसके लिए क्या है, एक होस्ट है, ठीक है। तो एजेंट को एक होस्ट की जरूरत होती है और एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अब एनवायरनमेंट की कैसे जरूरत होगी, तो देखो मच्छर कैसे आएगा, एयर के जरिए आएगा, उड़ के आया, कैसे आया, तो वो सारे जो एयर है, एनवायरनमेंट है, क्या तो बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट हो तो वो जीवित ही नहीं रह सके, ठीक है। तो एक एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है डिजीज को कॉज करने के लिए। अब एनवायरनमेंट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि क्यों मच्छर जो होता है उनका एक सीजन होता है, सीजनल होता है, कि बरसात के सीजन में ज्यादा होते हैं,
ठीक है, ठहरे हुए पानी में जो है वो ज्यादा उनका लार्वा ग्रो करता है। तो ये सारी चीजें भी प्रभावित करती हैं डिजीज के होने को और ना होने को। तो इसीलिए डिजीज के लिए 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी एक फैक्टर को भी हटा दोगे तो डिजीज जो है वो हट जाएगी। ठीक है, तो एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट तीनों ही जरूरी है किसी भी डिजीज के लिए। Which one of the following is called a primary link in development of disease? तो डिजीज को होने के लिए सबसे पहला जो चीज क्या चाहिए, सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहले देखो होने तीनों चीज चाहिए तभी डिजीज होगी, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए एजेंट। ये तो समझ में आता होगा कि एजेंट नहीं होगा तो एजेंट कैसे होस्ट में जाएगा, क्यों उनको एनवायरमेंट ही चाहिए। जब एजेंट ही खत्म हो जाएगा तो डिजीज ही खत्म हो जाती है, तो एजेंट चाहिए होता है, और इसीलिए जो प्राइमरी लिंक है वो क्या है, एजेंट है। ऑल द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल एक्सेप्ट, तो देखो ट्रीटमेंट तो नहीं होता, एजेंट होता है, होस्ट होता है, एनवायरमेंट होता है, तो ये आंसर चला जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। द एजेंट होस्ट एनवायरमेंट मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो किस कॉन्सेप्ट पे वो आधारित है, तो वो आधारित है स्टेज ऑफ इलनेस, इन्फेक्शियस डिजीज, प्रोग्नोसिस या रेट ऑफ एक्सपोजर। तो किस पे आधारित है बच्चे, खुद ही सोचो। तो ये आधारित है इन्फेक्शियस डिजीज वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित। किस पे है, इन्फेक्शियस डिजीज पे, क्योंकि एक डिजीज ही तो हो रही है। ठीक है, स्टेज ऑफ इलनेस तो नहीं है, वो प्रोग्नोसिस भी नहीं है, रेट ऑफ एक्सपोजर भी नहीं है। जो ये मॉडल है उसमें क्या बोला गया है कि एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक डिजीज होगी। और वो डिजीज कैसे हो रही है, किसी एजेंट की वजह से हो रही है, मतलब इन्फेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोला, इन्फेक्शियस डिजीज। तो 206 का क्या होगा, बी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ एपिडेमिकल ट्रायड, तो एपिडेमिकल ट्रायड में कौन सा नहीं होता, तो देखो एनवायरमेंट होता है, एजेंट होता है, होस्ट होता है, टाइम नहीं होता। अच्छा चलो टाइम आया यहाँ पे, तो एक और पढ़ लेते हैं, क्या एपिडेमियोलॉजिकल एक ट्राइंगल होता है, वो भी कभी कभी पूछा जाता है, ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल जो होता है ना उसमें क्या होता है, तो उसमें भी एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होता है, लेकिन बीच में टाइम भी होता है, विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम होता है इसमें। ठीक है, तो ये ट्राइंगल होता है, तो कभी भी ट्राइंगल पूछे तो विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए और देखें आगे। एजेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ डिजीज इंक्लूड, तो एजेंट में क्या क्या होता है, तो अब एजेंट का देख लेते हैं। तो बच्चे देखो एजेंट क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है एजेंट, बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। कैसे हो सकता है बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट जैसे हमने बात की थी, कोई भी क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है जो डिजीज कॉज कर दे। फिजिकल कैसे हो सकते हैं, फिजिकल में हीट आ जाती है, ठीक है, हीट की वजह से क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो डिजीज या इंजरी एक ही चीज है, आप ये समझिए। मैकेनिकल कैसे हो सकती है, मैकेनिकल फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकती है, चोट लग सकती है हमने को, तो मैकेनिकल हो सकती है। केमिकल हो सकती है, किसी केमिकल की वजह से क्या होती है, बर्न हो सकता है हमारे को। ठीक है, और तो अगर बात करें 208 का है तो क्या ए होगा, तो हम बात कर रहे हैं एजेंट की, तो ए होगा बिल्कुल। तो ए सही है, देखो ए सही है, 3 में आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद क्या बी हो सकता है, बी बिल्कुल सही है, केमिकल एजेंट होते हैं, तो बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें वर्टिकल और इनोकुलेशन एजेंट्स और न्यूट्रिएंट एंड लिविंग एजेंट, तो बच्चे वर्टिकल एजेंट और इनोकुलेशन एजेंट ऐसे कोई एजेंट होते नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट और लिविंग एजेंट हो सकते हैं। तो लिविंग एजेंट तो आपको पता है क्या, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी वजह से क्या डिजीज होती है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो क्या उससे डिजीज होगी, हाँ। किसमें मिनरल्स की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, डिजीज होगी, हाँ होगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी सही नहीं है। चलिए तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए बी सी नहीं है सही, ये नहीं सही है, तो सी इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है होस्ट फैक्टर्स इन कॉजेशन ऑफ डिजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखो होस्ट क्या है, होस्ट एक मान लीजिए आप ह्यूमन है, ह्यूमन का हम क्या देखेंगे, एज देखेंगे, एज पे डिपेंड करेगा। जो बच्चे होते हैं उनकी बीमारियां अलग होती हैं, जो बड़े होते हैं उनकी बीमारियां अलग होती हैं। उसके अलावा सेक्स पे डिपेंड करता है, फीमेल्स में अलग तरह से बीमारी चलती है, मेल्स में अलग तरह से बीमारी होती है। क्या एथनिसिटी पे डिपेंड करता है उसकी, क्या एक्सपोजर ऑफ हीट पे डिपेंड, एक्सपोजर ऑफ हीट जो होती है वो क्या है, एक तरह से बताओ एक्सपोजर ऑफ हीट क्या है। एक्सपोजर ऑफ हीट हो गया एक तरह से, ये एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, एक्सपोजर ऑफ हीट, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ एजेंट का काम करेगा। एथनिसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, एथनिसिटी कहाँ के वो निवासी है,
तो वो उस चीज पे डिपेंड करते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कैसी होगी, ठीक है, डिजीज से लड़ने की क्षमता, उस एजेंट को से लड़ने की क्षमता कैसी होगी। तो होस्ट फैक्टर्स में एज आएगा, सेक्स आएगा, एथनिसिटी आएगा, ठीक है, उसकी फैमिली आएगी, है ना, फैमिली का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, मैरिटल स्टेटस आता है, ऑक्यूपेशन आता है। तो ये सारी चीजें उसमें होस्ट फैक्टर्स में जो है अपने को देखने को मिलती हैं। तो इसका क्या आएगा, एथनिसिटी, इसका आंसर आ गया, सॉरी इसका आंसर आ गया क्या, इसका आंसर आ गया एक्सपोजर टू हीट। उसके बाद है 210, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होस्ट फैक्टर अकॉर्डिंग टू एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल। तो होस्ट फैक्टर देखो, लाइफ स्टाइल होस्ट फैक्टर है, बिल्कुल है, फैमिली हिस्ट्री है, क्लाइमेट है, नहीं बच्चे, क्लाइमेट क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो ये एज है, हाँ है। तो ये तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि एजेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं, होस्ट फैक्टर कौन से होते हैं, एनवायरमेंट फैक्टर कौन से होते हैं। देखो अगर नहीं आ रहा है ये भी समझ में तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालें, इसकी एक पीडीएफ या फिर कुछ हम अपलोड करेंगे जिससे आपको ये समझ में आए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। बाकी मैं मानता हूँ ये बहुत बेसिक चीज है कि अगर आपसे बोलेंगे कि कहीं हीट ज्यादा हो गई है ना, तो वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, गर्मी ज्यादा हो जाना, ठंड ज्यादा हो जाना एनवायरमेंटल फैक्टर है। और अगर आपसे बोलेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का हम जैसे लिखते भी डाटा लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, एज लिखते हैं, ठीक है, हम उसके सेक्स लिखते हैं, हम मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस पे कि कैसे डिजीज होगी। तो यहाँ पर डिजीज को केवल नहीं समझना है कि वो कम्युनिकेबल डिजीज है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उस हिसाब से समझना है। ट्रांसपोर्ट होस्ट इज वन विच, देखो होस्ट भी बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे हमने मलेरिया की बात की थी, तो मलेरिया में प्राइमरी होस्ट मच्छर होता है और सेकेंडरी होस्ट हम होते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होस्ट क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट होस्ट होता है जो केवल एजेंट को ट्रांसफर करता है, सॉरी ट्रांसफर करता है, ठीक है, किस पर, दूसरे प्राइमरी होस्ट पर, ठीक है, वो केवल ट्रांसफर करेगा, उसमें वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, किसकी वजह से, उस एजेंट की वजह से। तो पैरासाइट या ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट, उसका कुछ डेवलपमेंट नहीं होता होस्ट पर, तो वो ट्रांसपोर्ट होस्ट हो गया। और अगर हो रहा है वहां पे कुछ डेवलपमेंट, वहां पर वो कोई डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से होस्ट हो गया उसका, ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट हो गया या प्राइमरी होस्ट हो गया। तो प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट क्या होगा, जहां पर पर्सन और एनिमल हु हैज बीन इन्फेक्टेड विद एन अडल्ट सेक्सुअल फॉर्म ऑफ पैथोजन, ठीक है, तो एक सेक्सुअल फॉर्म ऑफ पैथोजन से अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो रहा है तो उसको बोलेंगे डेफिनेटिव होस्ट। और अगर वो ट्रांसपोर्ट होस्ट क्या होगा कि वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। और इसी तरह से एक होते हैं कौन से, जो इनडेफिनेट होते, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं या सेकेंडरी होस्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करेंगे डेफिनेट होस्ट की, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, क्या बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट जैसे, प्राइमरी होस्ट कैसे होते हैं, तो प्राइमरी होस्ट होते हैं जहां पर सेक्सुअल स्टेज जो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और एक होते हैं इनडेफिनेटिव होस्ट, और इनडेफिनेटिव होस्ट कैसे होते हैं, जो होते हैं सेकेंडरी होस्ट, जहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। जैसे कि मलेरिया के केस में हमने देखा मैन क्या था, मैन एक इनडेफिनेटिव होस्ट था, जबकि जो वो है मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो क्या है, वो डेफिनेटिव होस्ट है। तो इसका आंसर चला जाएगा डेफिनेटिव होस्ट, समझ जाएगा। इंटरमीडिएट जो ट्रांसपोर्ट होस्ट होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, इंटरमीडिएट होस्ट बोलो या फिर इसको क्या बोलो, सॉरी इनडेफिनेट होस्ट नहीं, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, तो इंटरमीडिएट होस्ट, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट, और इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी होस्ट। चलिए, which of the one of the forms barrier between the होस्ट एंड द जर्म्स, तो जर्म्स और होस्ट के बीच में कौन बैरियर लेके आता है, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन से जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे, ये बैरियर नहीं लेके आ रहा है, ये मार दे रहा है उनको। आइसोलेशन, आइसोलेशन किसका होता है, हमने आइसोलेशन पढ़ा है, हमने क्वारंटाइन पढ़ा है पिछले क्लास में। आइसोलेशन जब होता है उस पर्सन का करते हैं जिस पे डिजीज होती है, तो वो बैरियर नहीं लेके आ रहा, वो बैरियर लेके आ रहा है उनके बीच में जो इन्फेक्टेड नहीं है और जो इन्फेक्टेड है, ना कि जर्म्स के बीच में और होस्ट के बीच में। तो जर्म्स और होस्ट के बीच में क्या आएंगे, पीपीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे क्या, ग्लव्स, जैसे आपका मास्क आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट,
तो बच्चे क्या होता है फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग, जो कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ा हो तो देखो, एक आपको ये आपको पता होगा, वैसे आपने सुना ही होगा कि जो आइसबर्ग्स होते हैं ना, ठीक है, उनका 1/9% जो हिस्सा होता है वो सबमर्ज होता है इन द वाटर। ठीक है, जैसे ये आइसबर्ग है ना, तो इसका ये 1/9 हिस्सा, सॉरी सॉरी 9/10 कर दो, तो जो अगर 10 हिस्से हैं इसके, 10 हिस्से करें इसके, तो जो 9 हिस्से हैं वो इसके नीचे होंगे पानी में, और केवल इतना ही हिस्सा जो है वो दिखाई देता है, 1/10 बोल दो इसको। ठीक है, इतना हिस्सा ही वो जो है वो दिखता रहता है ऊपर, ये आप बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जैसे ये जो है, मान लो हम अंटार्कटिका की बात करें, तो वहां पे जब शिप्स जाते हैं तो उनको लगता है कि एक छोटा सा केवल क्या है, आइस का वो है पीस है, ये जाएगा शिप से टूट जाएगा, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है बहुत बड़ा आइसबर्ग है नीचे, जिससे जो है जहाज जो है वो टूट जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया, और इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया कि ऐसे ही होता है एक डिजीज के साथ। जो डिजीज होती है उसके जो केसेस होते हैं, जो एक्टिव केसेस होते हैं, जो हमको दिख रहे होते हैं, वो केवल एक छोटे से आइसबर्ग की तरह होते हैं जो ऊपर का दिख रहा होता है। तो जो केसेस हमको दिखते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं क्लिनिकल केस। क्या बोलते हैं बच्चे? क्लिनिकल केस। और जो इनविजिबल केसेस होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं क्या? एसिम्टोमेटिक केस बोल लो, ठीक है, अनडायग्नोस्ड केस बोल दो उनको। तो अनडायग्नोस्ड केस होते हैं जो एक बहुत बड़े हिस्से के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आइसबर्ग जो है, इसका सिद्धांत ये है, मान लो आप कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि जो स्मॉल जो फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग का, वो क्लिनिकल केस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हिडन है, ठीक है, वो जो हिडन हिस्सा है वो अनडायग्नोस्ड जो केस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज है, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लिनिकल केस को करता है। ठीक है, उसके बाद सबमर्ज पोर्शन किसको करता है? अनडायग्नोस्ड, जो अनडायग्नोस्ड केस होते हैं उनको करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका हो गया पोर्शन, बिल्कुल एक एपिडेमिकल ट्रायड वाला हो गया, डिसेबिलिटी वाला हो गया। हमने किसकी बात की? डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स की बात की, जिनके आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कम्युनिटी का जो है आपका जो सीरीज है वो चल रही है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहें इसमें। ठीक है, आगे हम आपको इससे आगे जो है क्वेश्चंस कराएंगे, और आगे क्या है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, एमसीएच, ये सब चालू होने वाले हैं। तो जिनको अगर रिवाइज करना है तो एक बार इन टॉपिक्स को पढ़ के आए, ताकि उनको अच्छे से समझ में आएगा। और ठीक है, बाकी इस चैनल पे बने रहें, और आपका ये वीडियो देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद।